हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच आर यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2। हमने कहा किसी भी गुड्स को बनाने में, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, ये किसी भी गुड्स को बेचने के लिए, उसका प्राइस डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको कॉस्ट का आंकलन करना आना चाहिए, कॉस्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी हो कि कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कॉस्ट की क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, ये इसके बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट आता है कॉस्ट का मटेरियल। सबसे पहले कॉस्ट का कंपोनेंट आता है मटेरियल। ठीक है जी, हम इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं, दोबारा से फॉर्मेट याद कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है और मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जब हम कह सकते हैं कि ये हमारी मटेरियल की कॉस्ट है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। दिस इज़ आवर फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का ये हमारा फॉर्मेट है। हम डायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारा डायरेक्ट मटेरियल, जिसे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट लेबर कह सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं। इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट आती है। उसमें हम अगर वर्क्स ओवरहेड, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ते हैं, साथ में इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP जोड़ते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो उसे कहते हैं वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी, इसके अंदर अगर हम एडमिन, ऑफिस एंड एडमिन खर्चे जोड़ देंगे साथ में, जब ऑफिस एंड एडमिन खर्चे जोड़ने के बाद आएगा उसे कहेंगे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स मान लीजिए अगर हमने 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की हैं और उसकी कॉस्ट आई है 10 लाख रुपए, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जोड़ देंगे। मान लीजिए 100 यूनिट हमारे पास पहले से पड़ी हुई थी, तो जो 1100 यूनिट्स हैं, इन यूनिट को हम क्या कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इट मीन्स ये गुड्स वो बचे हैं 1100 यूनिट जो हमारे पास अवेलेबल है सेल के लिए, हम जब चाहें इन्हें बेच सकते हैं। बट अगर उसमें से कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो नहीं बिक पाते, दैट इज मान लीजिए 200 गुड्स नहीं बिक पाए, तो हम क्या कहेंगे, सिर्फ 900 गुड्स बिके हैं और उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट मीन्स जो गुड्स बिके हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी, इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कुछ गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चे किए जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा ऐड करेंगे। देन वी कैन से कि इन गुड्स को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आई है, इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल। इस कॉस्ट ऑफ सेल में मान लीजिए हमारी कॉस्ट आ गई 1000 रुपये। हमने कहा इसमें हमें मार्जिन जोड़ना है, मान लीजिए हमने 200 रुपये का मार्जिन जोड़ा, इससे हमने क्या डिटरमाइन किया, प्राइस। तो हम ही कहते हैं कि कॉस्ट से हम यानी अपना सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बट हमारे लिए क्वेश्चन ये था है, बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग अ मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, हमें ये डिसाइड करना है कि ये कॉस्ट कैसे निकली है। प्रॉफिट मार्जिन इज द अनदर थिंग। हमने कहा हमें 10% प्रॉफिट मार्जिन रखना है, 5% रखना है, 20% रखना है। देन इट्स द मैनेजमेंट डिसीजंस कि हाउ मच प्रॉफिट दे वांटेड टू अर्न एंड दे हाउ मच प्राइस दे वांटेड टू फिक्स। क्योंकि प्राइस उतना ही फिक्स होगा कि वो इजीली मार्केट में सेल भी हो सके, क्योंकि हमें कंपटीशन को भी फेस करना होगा। तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए जरूरी है कि आपको कॉस्ट का पता हो कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और कॉस्ट का पता करने के लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि इस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुए हैं। इट मीन्स इस कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट के अंदर पूरी डिटेल लिखी होती है, जैसे कितना प्रोटीन होगा, कितना विटामिन होंगे, कितना कैलोरीज होगी, शुगर कितना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इट मीन्स हम अगर कहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, अगर हम कहते हैं किसी भी गुड्स को बनाने के लिए, मान लीजिए उसकी कॉस्ट अगर 1000 रुपये एक यूनिट की कॉस्ट आती है, तो उस 1000 रुपये में क्या क्या चीज़ें यूज हुई हैं, दीज आर नोन एज द कॉस्ट एलिमेंट्स। एंड कॉस्ट एलिमेंट का मतलब हुआ कि जो भी गुड्स को हम बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं। सबसे पहला एलिमेंट आता है हमारा मटीरियल। अब समझते हैं मटेरियल के अंदर क्या क्या होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये रॉ मटेरियल होगा, इसके अंदर ये प्रोसेस होगा, सारा का सारा ये प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद ही बनेगा हमारा फिनिश्ड गुड्स। क्या बनेगा, ये फिनिश गुड्स। ये हमारा रॉ मटेरियल है और ये हमें फिनिश गुड्स बनाना है, और रॉ मटेरियल से लेके और फिनिश गुड्स की जो जर्नी होगी, इसके अंदर क्या क्या खर्चा लगेगा, दीज एंड क्या क्या एलिमेंट्स यूज होंगे, वही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो हम कहते हैं कि जो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहला चाहिए होगा रॉ मटेरियल। सबसे पहले क्या चाहिए होगा हमें, रॉ मटेरियल।
अब समझते हैं इस रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट होगी। हमने कहा लेट सपोज 1000 रुपये हमारा एंड में प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट कितनी आती है 1000 रुपये। तो रॉ मटेरियल का उसमें कितना पार्ट है, यानी 60 रुपये 600 रुपये का मटेरियल है, 700 का मटेरियल है, 800 का मटेरियल है, 900 का मटेरियल है। इट मीन्स मटेरियल का कितना पोर्सन है इस टोटल 1000 रुपये की कॉस्ट में, वो हमें डिटरमाइन करना है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं एक कॉस्ट के अंदर। मान लीजिए हम यानी एयर कंडीशनर एसी बना रहे हैं, हमारा यानी एसी हमारा मटेरियल है, हम इसे आगे सेल करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया एसी में हम जैसे ही मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ने के बाद उसे आउट मार्केट में सेल कर देंगे। ठीक है जी। अब देखते हैं हमें एसी बनाना है, तो एसी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल क्या चाहिए होगा, एसी के अंदर क्या क्या चाहिए होता है, रॉड्स होती हैं लगी हुई जो ठंडी करती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, उसके अंदर प्लास्टिक की बॉडी चाहिए होगी, तो हमें प्लास्टिक भी चाहिए होगा। इसी तरह के इसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो उसके अंदर चीज़ें चाहिए होंगी, हमें वो रॉ मटेरियल के तौर पे मिलेगा। अब समझ लीजिए हमने कहा हमें रॉड चाहिए थी, हमने रॉड खरीद ली, उसका परचेज प्राइस देख लिया। ठीक है जी। इसी तरह हमें प्लास्टिक चाहिए था तो हमने प्लास्टिक खरीद लिया, हमने बॉडी चाहिए थी तो हमने बॉडी खरीद ली। जो भी चीज़ें हम कर सकते थे पॉसिबल हमने खरीद लिया मटेरियल। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर हमें एसी बनाना है तो उसके लिए ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वो मटेरियल का परचेज प्राइस कहलाता है कि जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो कहलाएगा परचेज प्राइस। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहता है कि और क्या चाहिए होगा इसे एसी को बनाने के लिए। एसी को बनाने के लिए हमें मटेरियल में और क्या चीज़ चाहिए होगी, दूसरी चीज़ चाहिए होगी हमें कि जब ये मटेरियल लेके आएंगे, मान लीजिए हमारा यानी प्लांट जो है वो प्लांट मान लीजिए हमारा कहाँ पे है, वो प्लांट हमारा पंजाब में, प्लांट हमारा पंजाब में है। और ये जो सारा का सारा सामान मिलेगा, जो भी ये इसके लिए मटेरियल मिलेगा, एसी बनाने के लिए जो मटेरियल मिलेगा, मान लीजिए वो हमारे आता है मुंबई से। ठीक है जी। कुछ मुंबई से आता है और कुछ हमारा इंडिया से बाहर, यानी इट मीन्स आउट ऑफ इंडिया से आता है, आउट ऑफ इंडिया से आता है, इंडिया से बाहर से आता है, फॉरेन एरिया से आता है, फॉरेनर से आता है। ठीक है जी। अब आप बताइए, सबसे पहले हमने मटेरियल मंगाया, हमने कहा जी मटेरियल आया हमारा। जब मटेरियल आएगा तो मटेरियल कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये मुंबई में। हमारा प्लांट कहाँ है, पंजाब में। तो हमें मुंबई से उसे कहाँ लेके आना है, पंजाब में लेके आना है। और जब मुंबई से पंजाब लेके आना होगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्या देना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्या देनी होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है जी। अब मटेरियल मैंने खरीद लिया है मुंबई में, मुंबई से उसे पंजाब में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात की, मैंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से बात की, जैसे कि उसके अंदर हम किसी भी एंगल से लेके आ सकते हैं, बाय ट्रेन लेके आ सकते हैं, बाय हम ट्रक लेके आ सकते हैं। हमने यानी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आपको इतना खर्चा इसके लिए लगेगा। हमने कहा ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। अब प्लीज़ समझना, सबसे पहले कॉस्ट आई मटेरियल की खरीदने की कॉस्ट, परचेज प्राइस। दूसरा आया उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इस परचेज प्राइस के एलिमेंट को समझते हैं कि इस परचेज प्राइस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्लीज़ समझना, हमने कहा जब हमने मटेरियल परचेज किया तो जो परचेज प्राइस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उस परचेज प्राइस में देखते हैं, सबसे पहले उसका बेसिक प्राइस। हर चीज़ का एक बेसिक प्राइस होता है। दूसरी चीज़ उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होंगे टैक्सेस। क्या इंक्लूड होंगे उसके अंदर, टैक्सेस इंक्लूड होंगे। जैसे जीएसटी, अगर आप खरीद रहे हो तो क्या होगा, आपको जीएसटी पे करना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना होगा। इसी तरह और क्या हो सकता है, एक्साइज ड्यूटीज। अगर आपने कोई इस तरह का गुड्स खरीदा है जिसके अंदर आपको एक्साइज ड्यूटी देनी हो सकती है, तो उसके अंदर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। एंड अदर टैक्सेस, जो भी टैक्सेस होंगे आपको देने होंगे। तो इस परचेज प्राइस में जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल को भी तो बनाने में टाइम लगेगा, तो अलग चीज़ है, बट रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है, दैट इज मटेरियल आपने खरीदा है, उसका जो परचेज प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होगा कि बेसिक प्राइस क्या है उस मटेरियल का, उसके अंदर टैक्सेस क्या क्या हम पे कर रहे हैं। उसके अलावा अब जरा बताइए, जब आप टैक्सेस पे करोगे तो साथ में क्या होगा, आपको लाने ले जाने में जो खर्चा पे करना होगा, जिसे कहते हैं यानी हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है जी, आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, क्योंकि आपको मुंबई से उसे पंजाब लेके आना है, तो आपको क्या करना होगा, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी होगी। ठीक है, इसे हम फ्रेट भी कहते हैं, फ्रेट किराया भाड़ा। ठीक है जी, वो आपको पे करना होगा। इसके अलावा और क्या करना होगा आपको, इसके अंदर मान लीजिए आपने सामान खरीद के लाए, ट्रांसपोर्टेशन लेके आ रहे हैं, बट हो सकता है रास्ते में सामान चोरी हो जाए,
हो सकता है रास्ते में आते आते ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए। जब ट्रक का एक्सीडेंट होगा तो कहीं ना कहीं आप जो सामान है, मान लीजिए सामान आपका 20 लाख का है, 50 लाख का सामान है, तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपका ये 50 लाख का नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या करवाना होगा, इंश्योरेंस करवाना। तो इंश्योरेंस की जो कॉस्ट होगी वो भी आपका कहीं ना कहीं परचेज प्राइस के अंदर इंक्लूड होगा। परचेज प्राइस मीन्स जो हम उससे खरीद रहे हैं वो नहीं, इट मीन्स जो हम अपने गुड्स को लाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि हमारे को ये गुड्स कितने का पड़ा है, ये मटेरियल हमारे को कितने का पड़ा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इट मीन्स जब भी हम एसी बनाएंगे तो एसी बनाने के लिए जो मटेरियल खरीद रहे हैं उस मटेरियल की हम कॉस्ट चेक कर रहे हैं कि उस मटेरियल को कितना हमारे को खर्चा लगा है उसको लाने में। ठीक है जी। इसी तरह का हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी दे दे। अगर कोई सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट, अगर कोई सब्सिडी देती है तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट को कम कर देगी, तो हम उसे माइनस कर देंगे। हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस रिफंड कर दिए हों, कहता है गवर्नमेंट कि नहीं आपने जितने भी टैक्स दिए इसमें से हम आपको टैक्स रिफंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे होता क्या है कि मान लीजिए हम अगर कोई गुड्स बना रहे हैं और वो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जब आपको मटेरियल ला के देती है, बाहर से खरीद के लेके देती है, तो गवर्नमेंट कहती है आपको टैक्स देना होगा। टैक्स क्यों देना होगा, गवर्नमेंट यानी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट होने से क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश स्ट्रांग होगा, हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। हम क्योंकि वहाँ का सामान खरीद सकते हैं। हम इंडिया से बाहर का सामान, जब हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी, हमारे पास डॉलर्स होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर की करेंसी, बाहर का सामान ईजिली खरीद सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा यानी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन जाएगा जी, जिसे हम फिजिकल पॉलिसी भी बोलते हैं। आगे देखते हैं तो कहता है कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इंपोर्ट करते हो तो हम आपसे टैक्स लेंगे, बट अगर वही सामान आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ चेंजेस करके अगर उसे बाहर आप सेम सामान अगर वापस बेच देते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो हम आपका टैक्स रिफंड कर देंगे। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट आपका टैक्स रिफंड कर दे। इसी तरह गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे एमएसएमई बिजनेस है, छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस जितने भी हैं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि आपको सब्सिडी दी जाती है, आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप अपना सामान बनाइए, तो सब्सिडी हो सकती है। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट हमारा पैसा टैक्स रिफंड भी कर सकती है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी प्रोवाइड कर सकती है। उससे मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरी कॉस्ट बढ़ेगी किससे, जो बेसिक प्राइस है उससे बढ़ जाएगी, जो उसके अंदर टैक्सेस जुड़ेंगे उससे बढ़ जाएगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उससे बढ़ जाएगी, जो इंश्योरेंस कॉस्ट है उससे बढ़ जाएगी। बट अगर सब्सिडी है तो उससे मेरी कॉस्ट घट जाएगी। अगर गवर्नमेंट कोई रिफंड प्रोवाइड करती है तो कहीं ना कहीं उससे मेरी कॉस्ट घट जाएगी। ठीक है जी, ये मेरी कॉस्ट आ गई। कि क्लियर है बात यहाँ तक? अब यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक तो हमें आ गई बात समझ। अब प्लीज समझना, हमने कहा कि हम क्या कह रहे हैं, हमारी कॉस्ट में जो भी मटेरियल लग रहा है वो प्लस उसे प्लांट तक लाने के लिए जो खर्चा हो रहा है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। प्लांट तक जो लाने में खर्चा हो रहा है, इट मींस उसे लोकेशन तक लाने में जो खर्चा हो रहा है वो, प्लस उसका हम इस्तेमाल कर सकें, हम उसको यूज कर सकें, उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है कि जिससे हम इसका इस्तेमाल कर सकें, तो कहीं ना कहीं उसे यूज वाली कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा किया जाएगा इज़ द पार्ट ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर क्या जुड़ सकेगा, मटेरियल के अंदर जुड़ेगा कि जो भी मटेरियल हम खरीद रहे हैं वो मटेरियल को लोकेशन तक पहुँचाने के लिए जहाँ उसका इस्तेमाल किया जाएगा वो, और इस्तेमाल करने के बाद मटेरियल आने के बाद उसे ऐसी कंडीशन में लेके आना कि हम उस मटेरियल का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी। तो ये तीनों खर्चे, तो यही कहता है कि अगर मटेरियल को, जब यूजुअली मटेरियल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, मटेरियल की कॉस्ट में इंक्लूड होगा जो उसका परचेज प्राइस है वो, जो हम खरीद के ला रहे हैं वो, उसे लोकेशन तक लाने में जो खर्चा होगा वो, और उसे यूज में लाने के लिए जो कंडीशंस, ये कंडीशनल यूज में लाने के लिए, प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए उसे जो खर्चा होगा वो हमारा मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहां तक हमें बात आ गई समझ। अब मान लीजिए रास्ते में आते आते मान लीजिए आपने मटेरियल खरीदा 1000 क्वांटिटी आपने मटेरियल खरीदा। ठीक है जी, 1000 क्वांटिटी आपने, मान लीजिए आपने रॉड्स खरीदी आपने, रॉड्स एसी बना रहे हैं तो रॉड्स चाहिए होंगी। हमने कहा 1000 क्वांटिटी खरीदी, एक क्वांटिटी का प्राइस मान लीजिए 100 रुपये है, तो हमारा कितना हो गया, ये 1 लाख रुपये हो गया। 1 लाख रुपये का मान लीजिए हमने रॉड खरीद के ला रहे हैं। अब प्लीज समझना, रास्ते में हमने इंश्योरेंस तो करवा ही रखा है, हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है। ठीक, अब समझिए रास्ते में क्या हुआ, जब ट्रक चल रहा था तो ट्रक का हो गया एक्सीडेंट, पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट हो गया।
दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ट्रक जहां पर खड़ा हुआ वहां पर जब खाना खाने के लिए ड्राइवर उतरेगा वहां से कुछ लोगों ने सामान वहां से चोरी कर लिया, दैट मीन्स स्टोलन द रॉड्स, उन्होंने कुछ रॉड्स निकाल ली। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो 1000 रॉड थी, मान लीजिए 100 रॉड डैमेज हो जाती हैं या 100 रॉड चोरी हो जाती हैं, स्टोलन हो गई या फिर ये डैमेज हो गई ड्यू टू एक्सीडेंट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमने इसका इंश्योरेंस करवाया होगा। मान लीजिए इसकी कॉस्ट, अगर मान लीजिए एक रॉड की कॉस्ट 100 रुपये है तो 100 रॉड की कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 रुपये। तो मैं तो कहूँगा मेरे 10,000 का नुकसान हो गया, मेरे तो क्या हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया। तो मैं इस नुकसान को क्या करूँ, कस्टमर पर बर्डन चार्ज कर लेते हैं। कस्टमर पर कैसे बर्डन चार्ज होगा, मान लीजिए अगर मेरा 1,00,000 रुपए का मटेरियल है, मेरे को 100 रुपए का एक मटेरियल पड़ रहा है, एक यूनिट 100 रुपए की पड़ रही है, तो मैंने कहा मेरा 1,00,000 का मटेरियल है, मेरे पास कितनी यूनिट बची हैं, सिर्फ 900 रुपये, 900 यूनिट्स बची हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम इसे यानी 111 रुपये में प्लस हम इसे कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। वो कहता रुकिए, नहीं, आप कस्टमर से लॉस चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते ये लॉस चार्ज, ये कहता है कि ये जो लॉस है, वो लॉस का जो नेचर है वो है एबनॉर्मल लॉस। वो कैसा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, एबनॉर्मल लॉस वो लॉसेस होते हैं जिनको रोका जा सकता था, जिनको अवॉइड किया जा सकता था, जिनको बचाया जा सकता था, बट कहीं ना कहीं हमारी वजह से या हमारी कमी की वजह से, हमारी यानी उसके अंदर लैकिंग की वजह से कहीं ना कहीं हमारे को ये लॉस हुआ है। अगर ड्राइवर गाड़ी से उतरता खाना खाने के लिए और प्रॉपरली गाड़ी को क्लोज करता, प्रॉपरली गाड़ी को देखता रहता, तो कहीं ना कहीं ये सामान चोरी नहीं होता। या फिर एक्सीडेंट हुआ है तो अगर ड्राइवर अगर प्रॉपरली गाड़ी चलाता तो एक्सीडेंट नहीं होता, और जब एक्सीडेंट नहीं होता तो ये लॉस नहीं होता, इसलिए हम इसे कस्टमर पर चार्ज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ वो कहता है कि अगर हम इसे मान लेते हैं, एक बारी को कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, मान लेते हैं एक बार कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, हमने कहा भाई 111 रुपये हमारा 1 करोड़ का सिर्फ रॉड का खर्चा हम जोड़ लेंगे प्रोडक्ट में। अब सोचिए, यही चीज़ हमारा कौन कंपटीटर बना रहा होगा, यही चीज़ हमारा कंपटीटर बना रहा होगा। जब कंपटीटर बना रहा होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपटीटर के यहाँ भी एक्सीडेंट हुआ हो या कंपटीटर के यहाँ भी चोरी हुई हो। तो कंपटीटर को वो प्राइस कितने का पड़ रहा होगा, 100 रुपये का, हम कितने का चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, 111 रुपये। अब आप बताइए, ये कंपटीटर हमारा सिर्फ 100 रुपये कस्टमर से चार्ज करता है और हम चार्ज कर रहे हैं 111 रुपये, तो बताओ कस्टमर किसके पास जाएगा, कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। और जब कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा तो कस्टमर किसके पास चला जाएगा, कंपटीटर के पास चला जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, कस्टमर हमारा रुका रहे। इसलिए वो कहता है कि आप एबनॉर्मल लॉस का बर्डन आप कस्टमर पे नहीं डाल सकते। एबनॉर्मल लॉस का बर्डन आप कस्टमर पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे ही आप बर्डन डालोगे कस्टमर पर, आपका जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका सेल प्राइस भी बढ़ जाएगा, जिससे कि कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। पहली चीज, इट मीन्स अब हमने क्या कहा, फिर तो ये तो ठीक है जी, हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते। हमने कहा जो 100 यूनिट हमारी लॉस हुई है, हम इसका कस्टमर से चार्ज नहीं करते। अब मान लीजिए हमने इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस कंपनी ने देखा और उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने डिटरमाइन किया, उन्होंने एक्चुअल साइंस से उन्होंने कैलकुलेशन की। उन्होंने कहा कि आपका 1 यूनिट का 100 रुपये का खर्चा जरूर है कॉस्ट का, बट हम आपको पूरे 100 रुपये नहीं देंगे, हम आपको पूरे 100 रुपये नहीं देंगे। उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं अगर ये लॉस हुआ है तो ये आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने ध्यानपूर्वक अगर ये गाड़ी चलाई होती है, ध्यान रखा होता उस सामान का, तो ये चोरी या एक्सीडेंट नहीं होता। इसलिए हम आपको 100 रुपये नहीं देंगे, लेकिन हम आपको 80 रुपये देंगे। किस चीज़ का, इस गुड्स का, जो आपका डैमेज हुआ है, हम पर यूनिट आपको 80 रुपये देंगे। अब प्लीज़ समझना, जब पर यूनिट 80 रुपये देंगे तो कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि जब हमने यानी इसका बेनिफिट, हमने जो लॉस का है, लॉस का बेनिफिट, लॉस जो भी हुआ, अगर हमने उसका बर्डन कस्टमर को चार्ज नहीं किया है, तो जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, इट मीन्स बेनिफिट होगा, हम उसका बेनिफिट भी कस्टमर को नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। हम कॉस्ट में ना, जब लॉस हुआ था तो हम कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, और जब हमें क्लेम मिलेगा या जो मान लीजिए डैमेज सामान अगर उसे बाहर मार्केट में बेचते हैं, अगर 80 रुपये का बिक जाता है, तो जो हमें मिल रहा है उस एबनॉर्मल लॉस को बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो हम ना तो कस्टमर को देंगे, ना ही हम उसे कॉस्ट में जोड़ेंगे। तो सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी बात यह है कि एबनॉर्मल लॉस हो तो भी वो कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, एबनॉर्मल गेन हो तो भी वो कॉस्ट में से नहीं घटेगा। बात समझ में आ गई।
एबनॉर्मल लॉस जब जब होगा ना ही वो कॉस्ट में जुड़ेगा और ना ही अगर एबनॉर्मल लॉस की जगह गेन होता है तो वो लॉस की जगह अगर गेन होगा तो तब भी हमारी कॉस्ट में नहीं घटेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, लॉस होगा तो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा और गेन होगा तो भी हमारी वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इसीलिए वो कहता है कि एबनॉर्मल लॉस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट बट विल बी द पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस। कहीं ना कहीं हमें 20 रुपए पर यूनिट का लॉस हुआ है, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर चार्ज करेंगे बट वो हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है जी, एक चीज समझ में आ गई। अब दूसरी चीज देखते हैं। मान लीजिए जब हम रॉड लेके आ रहे हैं, रॉड के अंदर मान लीजिए जो ठंडी करते हैं रॉड, उसके अंदर गैस डली हुई है, उसके अंदर गैस होती है कि तभी वो कूल कर पाती है। अब जब रास्ते में लेके आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो गैस मान लीजिए उसके अंदर यानी 3+ या 8 पॉइंट गैस है। ठीक है जी, 8 पॉइंट गैस है। अब जब रास्ते में लेके आ रहे हैं तो मान लीजिए इस 1000 की जो क्वांटिटी है हमारे पास, उसमें से 100 यूनिट के जो 100 रोड है उनकी क्वांटिटी की जो गैस है वो लीक हो जाती है। अब नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। या सबकी लीक हो जाती है, मान लीजिए 1000 के 1000 यूनिट की लीक हो जाती है और 8 पॉइंट से लेके और ये हो जाती है 7.2 पॉइंट तक रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स 0.80 पॉइंट पर यूनिट हमारी गैस लीक हो गई। अब जरा बताओ, क्या ये हमारे कंट्रोल में था? क्या ये हमारे कंट्रोल में था? ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। मान लीजिए गैस की जो कीमत है वो मान लीजिए 800 रुपए पर रॉड है, 800 रुपए पर रॉड है। अब जरा बताइए, हम कहते हैं 7.2 तो उसके अंदर गैस रह गई है, तो कहीं ना कहीं 80 रुपए पर रॉड हमारा ऐसा लॉस हुआ है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं था। तो वो ये कहता है कि लॉस हमारा नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट मीन्स अनअवॉइडेबल। हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसे खत्म नहीं कर सकते। अनकंट्रोलेबल लॉस है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब जरा बताओ, जब ये अनकंट्रोलेबल लॉस है तो ये सिर्फ हमारे यहां हो रहा होगा, ये जो हमारा कंपटीटर होगा उसके यहां भी हो रहा होगा? क्योंकि नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस मीन्स जो हर जगह होगा, हर जगह जब वो सामान लेके आ रहा होगा तब भी गैस लीक होगी और जब हम सामान लेके आ रहे होंगे तब भी ये गैस लीक होगी। तो अल्टीमेटली वो कहना चाह रहा है कि ये ऐसा लॉस है जो दोनों जगह एग्जिस्ट करता है, चाहे वो हमारे घर में हो चाहे हमारे कंपटीटर के घर में हो। इसलिए वो कहता है ये लॉस कहीं ना कहीं हम कस्टमर को चार्ज करेंगे। और जब हम कस्टमर को चार्ज करेंगे तो कस्टमर को कैसे चार्ज किया जाता है? कोई भी चीज कस्टमर को चार्ज कैसे किया जाएगा? उसे कॉस्ट में जोड़ दो। कॉस्ट में जोड़ोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा और जब कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा। सो अंडरस्टैंड करते हैं, इट मीन्स हमारा जो लॉस होगा वो लॉस होगा हमारा दो तरह से। एक होगा हमारा एबनॉर्मल लॉस, एक होगा हमारा नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसका जो बर्डन होगा, बर्डन शैल नॉट बी शिफ्टेड। टू कस्टमर, इसका बर्डन कस्टमर पर शिफ्ट नहीं होगा। और जब बर्डन शिफ्ट नहीं होगा इट मीन्स हम इसे कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, हम कॉस्ट में इसे ऐड नहीं करेंगे बट इसे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा लॉस है। पर कितना अमाउंट चार्ज करेंगे? हमने कहा हमें लॉस कितना हुआ है और उसमें से या तो हमने उसे स्क्रैप किया हो, मान लीजिए लॉस डैमेज हुआ था उसे हमने बेच दिया, या फिर अगर हमने इंश्योरेंस करवा रखा हो तो जो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा उतना घटाने के बाद जो हमारा नेट लॉस होगा, ये जो लॉस होगा इट इज द पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट दिस लॉस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट। तो एबनॉर्मल लॉस कभी भी कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाता। इसी तरह मान लीजिए अगर एबनॉर्मल गेन होता हो, एबनॉर्मल गेन किसे कहेंगे? एबनॉर्मल गेन कहेंगे कि अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करके, हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल यूज करके जो कि नॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल अगर हमें गेन होता है तो उसका भी हम बेनिफिट कस्टमर्स को नहीं देंगे और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है जी, बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। जब नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? जिसका कह रहा है बर्डन शिफ्ट होता है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड, जिसका हम बर्डन क्या कर सकते हैं? नहीं, शिफ्ट कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस का एग्जांपल क्या होता है? जो कि
कंट्रोलेबल लॉस, अवॉइडेबल लॉस, इसे हम क्या कह सकते हैं, अवॉइडेबल लॉस। ये हम लॉस अवॉइड कर सकते थे और इसे कंट्रोल भी किया जा सकता था। जैसे एक्सीडेंट, जैसे कि एक्सीडेंट होना, स्टोलन, चोरी हो जाना, ये लॉस हम बचा सकते थे। अगर हम मान लो जो सिक्योरिटी रखते तो हमारा चोरी नहीं होता, अगर हम ध्यानपूर्वक अगर करते तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। तो वो कहता है दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा लॉस है जो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, ये हमारे कंपटीटर के यहाँ भी हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए स्पॉइलेज, खराब हो जाना। अब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होगा, सबके जगह यहाँ होगा। जैसे लीकेज, गैस अगर होगी तो क्या हो जाएगी, वो लीक हो जाएगी। वो हमारे यहाँ नहीं, सबके यहाँ होगा, वो नॉर्मल सी चीज़ है। इसी तरह वो कहता है जैसे कि पिल्फरेज, खराब हो जाना, इवेपोरेशन हो जाना। ठीक है जी, कोई चीज़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हम दूध लेके आते हैं, तो जब दूध लेके आते हैं तो कुछ पोर्शन, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, वो दूध कहीं ना कहीं डोलची से बाहर निकल आता है। तो वो नॉर्मल लॉस है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। वो सबके साथ होना है, हमारे साथ ही नहीं होना। ये मान लीजिए अगर कोई पानी का टैंकर है, अगर पानी का टैंकर हम लेके आ रहे हैं तो जब पानी भरेंगे तो भी गिरेगा, और जब पानी हम क्या करेंगे उससे बाहर निकालेंगे तो भी पानी गिरेगा। और मान लीजिए रास्ते में आते आते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस, या उसमें छेद हो जाता है उस टैंकर में, इट्स एबनॉर्मल लॉस। तो कहता है कि जो लॉस हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इट्स अनअवॉइडेबल लॉस इज नोन एज नॉर्मल लॉस, और एक ऐसा लॉस जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं इज नोन एज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का बर्डन हम कस्टमर पर शिफ्ट नहीं करते, इसीलिए हम उसे कॉस्ट में नहीं जोड़ते, बट वो कहीं ना कहीं लॉस है तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। पर कितना अमाउंट दिखाते हैं, जितना लॉस हुआ है और हमें कितना उससे क्लेम मिला है या उसका कितने में स्क्रैप हुआ है, उतना अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस के केस में कहता है कि जो भी नॉर्मल लॉस हुआ है, जो भी हमारा नॉर्मल लॉस हुआ है, हम सारा का सारा उसे क्या करते हैं, कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। और जब कस्टमर से चार्ज करते हैं तो अगर ये नॉर्मल लॉस मान लीजिए स्क्रैप था, अगर ये बिकता है मान लीजिए, या इससे अगर हमें कोई क्लेम मिलता है इस नॉर्मल लॉस का, या फिर इस नॉर्मल लॉस को अगर हम कहीं ना कहीं रियलाइज कर पाते हैं, अगर बिक पाता है किसी भी एंगल से, अगर ये बिकेगा तो जिसकी वजह से हमें, जो हमने कहा जो हमें लॉस हुआ हमने कस्टमर पर शिफ्ट किया, इसकी वजह से अगर कोई बेनिफिट होता है तो वो भी हम कस्टमर पर चार्ज कर लेंगे, कस्टमर को बेनिफिट दे देंगे। तो अल्टीमेटली हम नेट अमाउंट हम किस में, कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे। हम कह सकते हैं कॉस्ट का एक और एलिमेंट होता है, एंड दिस एलिमेंट नोन एज नॉर्मल लॉस, कि अगर नॉर्मल लॉस होता है तो वो हम अपनी कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे। किस कॉस्ट प्राइस में, मटेरियल की कॉस्ट में। किस में, मटेरियल, क्योंकि हम अभी मटेरियल पढ़ रहे हैं और मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं वो हम समझना चाह रहे हैं अभी। तो हमने कहा सबसे पहले मटेरियल खरीदते समय मटेरियल का प्राइस क्या है, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, उसे लोकेशन में लाने के लिए जो खर्चा होगा, उसे सही कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा होगा वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह कोई टैक्स अमाउंट होगा वो ऐड कर दिया जाएगा, कोई कंप्लाइंस जीएसटी होगा वो ऐड कर दिया जाएगा। इसी तरह के कोई ऐसे खर्चे होते हैं कि जो कंपलसरी हैं उसको करने के लिए, जैसे हम कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, या अगर हम कोई चीज़ ऐसी खरीद के ला रहे हैं जहाँ हमें रॉयल्टी पे करनी होगी, जहाँ हमें यानी उसके लिए नो हाउ के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, वो सारा हमारा मटेरियल का पार्ट बन जाएगा। इन बिटवीन अगर रास्ते में चलते चलते अगर हमारे को नॉर्मल लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस भी हमारी उस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह जैसे मैं एक और एग्जांपल देखता हूं, जैसे आपने देखा होगा रबड़ के दोनों चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मल लॉस भी हो जाता है और ये नॉर्मल गेन भी कर देता है। प्लीज़ समझना कैसे, नॉर्मल लॉस कैसे, मान लीजिए आपने रबड़ को क्या किया, पिघलाया, रबड़ को आपने क्या किया, गलाया, जिसे कहते हैं आपने आग लगाई इस पर, और आग लगाने के बाद जब रबड़ गलेगी तो इसमें से कुछ पोर्शन क्या होगा, हवा में इवेपोरेट हो जाएगा, हवा में क्या चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपने 500 केजी का आपने ट्रक जो रबड़ जलाई आपने और गली, और गलने के बाद नेट रह गया मान लीजिए 480 केजी का, तो कहीं ना कहीं हमारे को क्या हो गया, ये नॉर्मल लॉस था, इससे हम बचा नहीं सकते। रबड़ को गलाना जरूरी है क्योंकि उसे शेपिंग देनी है, अगर हम सही शेप देना चाहते हैं तो हमें उसे गलाना जरूरी है, इसे लिक्विड फॉर्म में बनाना जरूरी है। और जब लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे तो उसे जितनी तेज जलाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, यानी हवा में वो निकल जाएगा। और मान लीजिए अगर 20 किलो का रबड़ अगर हमारा हवा में निकल जाता है तो कहीं ना कहीं इट्स अ नॉर्मल लॉस, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट अब समझिए इससे क्या फायदा, इससे हमारा एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। एबनॉर्मल गेन कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए 480 किलो का ही बचा हुआ है ये, बट
ये कहता है कि पहले हम इसे यानी जो रबड़ थी वो हार्ड फॉर्म में था, उसे हम जैसा शेप चाहें वैसे शेप नहीं दे सकते थे, बट अब हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो गया है ये। और जब ये फ्लेक्सिबल हो गया है तो कहीं ना कहीं ये हमारे को ये नॉर्मल गेन दे के जाएगा कि जितने का ये नॉर्मली हम जो शेप हम इसे दे सकते थे वो अब हम इसे इजीली दे सकते हैं। एंड वी कैन से कि इसकी वजह से हमारे को कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा गेन होगा, जो कि मेरे को ही नहीं वो पूरी इंडस्ट्री को होगा, और इसे कहते हैं हम नॉर्मल गेन। ठीक है जी, तो हम कह रहे हैं कि नॉर्मल लॉस होगा तो हमारी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, नॉर्मल गेन होगा तो हमारी कॉस्ट से घट जाएगा। तो दिस इज द अनदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। और कॉस्ट में क्या, मटेरियल का ही कॉस्ट होगा। तो मटेरियल का हमारा ये अगला पार्ट हुआ नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन। हमने अभी तक देखा कि हमारी मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या जुड़ेगा। हमने कहा जो मटेरियल का प्राइस होगा वो मटेरियल के प्राइस के साथ साथ क्या होगा, अगर उसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो वो जुड़ जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट है तो वो जुड़ जाएगी, कोई टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं तो वो जुड़ जाएगी, नॉर्मल लॉस है लेस अगर कोई स्क्रैप या रिलाइजेबल वैल्यू होती है इसकी तो वो हटा के वो जुड़ जाएगा। दिस इज द आर कॉस्ट का पार्ट होगा, कहीं ना कहीं मटेरियल का पार्ट होगा। अब और समझते हैं, हमने कहा और एग्जांपल देखते हैं हमारा और क्या जुड़ेगा। मान लीजिए हम एसी बना रहे थे, जब हम एसी बना रहे थे तो एसी हमने कहा हम अपना इन हाउस एसी जब हम अपने घर में एसी बना रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम इसमें से कुछ पार्ट, मान लीजिए इसका एक पार्ट क्या, रिमोट समझ लीजिए, रिमोट हम क्या करते हैं, हम खुद सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं। अब जब हम रिमोट अगर खुद बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा एसी हम जब बेचेंगे तो हम ये जो भी इस खुद को बनाने में जो खर्चा आ रहा होगा कहीं ना कहीं हम उसे भी ऐड बैक करेंगे। तो वही कहता है कि जब भी कोई फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर फाइनल प्रोडक्ट हमारा एसी है और एसी को बनाने के लिए हमें रिमोट भी चाहिए क्योंकि हम रिमोट से उसे कंट्रोल कर पाएंगे एसी को, तो वो कहता है जो रिमोट पे जो खर्चा हो रहा है जो हमने खुद बनाया है, इन हाउस अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, अगर हम इन हाउस कोई चीज़ बनाते हैं और इन हाउस बनाने में जो खर्चा लगेगा वो भी हमारा अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा। इसी तरह मान लीजिए जब हम एसी बना रहे थे तो एसी के जो बाहर की बॉडी है, एसी की जो बाहर की बॉडी है या जो उसकी कंट्रोल पैनल है, जो उसका कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल मीन्स इट मीन्स जैसे हमें एसी को कम करना है, ज़्यादा करना है, हमें क्या करना है, उसे कौन से मोड में रखना है, तो जो कंट्रोल पैनल है वो मान लीजिए हमने आउटसोर्स कर रखा है, हमने कहा वो कोई हमें बाहर से बनाकर देगा। और जब वो बाहर से बनाकर देगा तो कहीं ना कहीं जब हम एसी असेंबल करेंगे, जब हम एसी को कंप्लीट करेंगे तो जो हमने बाहर पैसा पे किया होगा, जो हमने आउटसोर्स कर रखा था, जो हमने बाहर पैसा पे किया है कंट्रोल पैनल के लिए या बॉडी के लिए जो हमने बाहर पैसा दिया है, कहीं ना कहीं वो जो आउटसोर्सिंग कॉस्ट होगी वो भी हमारा इसमें जुड़ जाएगी। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं हम दोबारा प्लीज समझना मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या जुड़ सकता है। हमने कहा जो आउटसोर्सिंग कॉस्ट है वो हमारा इसमें जुड़ जाएगी। अब एक और चीज समझते हैं, हमने कहा इसके अंदर हमारे को एक कॉइल चाहिए होती है। एक क्या चाहिए होगी, कॉइल। वो कॉइल क्या करेगी, हमारे जो भी एसी का रोल है वो मेन कॉइल के थ्रू होगा। वो कॉइल हमारे एसी को ठंडा रखेगी, वो कॉइल हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। अब देखिए जब वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगी तो मान लीजिए वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जब इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो हमें कहीं बाहर से मंगानी होगी, और मान लीजिए हमने वो यूएसए से मंगाई। हमने कहाँ से मंगाई, यूएसए से मंगाई। अब देखिए जब यूएसए से मंगाएंगे तो यूएसए में चलता है डॉलर, इंडिया में चलता है रुपी। अब हमें अगर यूएसए में कोई सामान मंगाना है तो कहीं ना कहीं हमें यूएसए में जो भी डीलर होगा उसे देने होंगे डॉलर, बट हमारे पास क्या होगा, रुपया। हमारे पास क्या होंगे, नोट होंगे, किसके, रुपए वाले, इट मीन्स गांधी जी वाले नोट होंगे, और वहां पर चाहिए होंगे कौन से, यानी डॉलर। अब जरा बताइए, इट मीन्स मुझे अपने रुपए को आरबीआई के पास जाके या जहां पर हमारे एक्सचेंज होते हैं करेंसी, वहां पर जाके मुझे क्या करना होगा, इस व्यक्ति को डॉलर देना होगा। और जब डॉलर देना होगा तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि आपको अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना होगा। क्या कराना होगा, एक्सचेंज कराना होगा आपको अपनी करेंसी को। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कहता हूं मैंने क्या किया, 80 रुपए दिए और 80 रुपए के बदले मैंने $1 खरीद लिया। 80 रुपए के बदले मैंने क्या किया, $1 खरीद लिया। ठीक है जी, और जब मैंने $1 खरीद लिया 80 रुपए के बदले, तो मुझे मान लीजिए 80,000 रुपये देने हैं, मुझे 80,000 रुपये देने हैं, तो मुझे कितने डॉलर देने होंगे उसे, $8,000 देने होंगे। मैंने $8,000 देने हैं उसे। अब इस बीच में क्या हुआ, अचानक से महंगाई बढ़ी और मेरे रुपए की वैल्यू हो गई डाउन।
मेरे रुपए की वैल्यू क्या हो गई, यानी डाउन हो गई। और जब रुपए की वैल्यू डाउन हो गई तो मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू होगी मान लीजिए 100 रुपए। कैसे? इट मीन्स अब मैं 100 रुपए में $1 खरीद पाऊंगा। अब मैं 100 रुपए में क्या करूंगा, $1 खरीद पाऊंगा। इट मीन्स पहले मुझे डॉलर कितने देने थे, $8000 देने थे, तो उस समय मैं 80 रुपए का $1 खरीद पा रहा था, बट देने मुझे अभी भी $8000 ही है। बट अब डॉलर की कीमत हो गई है कितनी, 100 रुपए। पहले मुझे यानी $8000 को खरीदने के लिए 80,000 रुपए देने पड़ रहे थे, अब मुझे $8000 को खरीदने के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए देना पड़ रहा है। अब जरा बताओ, अल्टीमेटली मुझे तो 20,000 का नुकसान हो गया। अल्टीमेटली मुझे कितने का नुकसान हो गया, ये 20,000 का नुकसान हो गया, बिना बात के नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हुआ ये, क्योंकि जो मेरी फॉरेन करेंसी का जो रेट है वो फ्लक्चुएट हुआ है। और वो क्यों फ्लक्चुएट हुआ है, ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। ड्यू टू मार्केट कंडीशंस कहीं ना कहीं मुझे वो लॉस हो चुका है। ठीक है जी। अब वो ये कहता है कि जिस समय आप मटेरियल खरीद रहे हो, जिस समय आप ट्रांजैक्शन करते हो, अगर उस समय भी कोई भी फ्लक्चुएशन लॉस होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन करते समय जो भी फ्लक्चुएशन लॉस होगा वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इट मींस जो एक्सचेंज रेट होगा वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बट कब बनेगा, अगर वो जो लॉस हुआ है, जो फ्लक्चुएशन हुआ है, वो हुआ है ऑन ट्रांजैक्शन डेट। अगर ट्रांजैक्शन डेट पे, जिस दिन आपने मान लो कन्वर्ट कराया अपना डॉलर, और जिस दिन आपने पे किया, दैट मीन्स कन्वर्ट करवाया, जिस दिन आपने उसे कन्वर्ट करवाया, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन डेट पर जो भी फ्लक्चुएशन होंगे वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। बट अगर कोई भी लॉस, एक्सचेंज लॉस अगर होता है, कब, ट्रांजैक्शन के बाद, तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इट मींस जो एक्सचेंज रेट होगा, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होगा, वो नहीं जुड़ेगा। कौन सा नहीं जुड़ेगा, जो होगा आफ्टर ट्रांजैक्शन डेट। जो ट्रांजैक्शन डेट के बाद होगा वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो कह सकते हैं कि जो हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, हम इन सबको ऐड बैक करेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, टोटल कॉस्ट। अब प्लीज समझना, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मुझे निकालना है पर यूनिट कॉस्ट। अब मुझे क्या निकालना है कि पर यूनिट कॉस्ट के अगर मैं एक एसी मार्केट में बेचूं तो वो कितने का बिकेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। जब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूंगा तो मेरे अगेन दो प्रॉब्लम्स आएंगी, दो सिचुएशन आएंगी। एक सिचुएशन ये होगी कि जो मैंने एक्सपेंस किया है उसका मुझे पता है कि मैंने कितनी क्वांटिटी पर किया है। दैट मीन्स हमें पता होगा कि हमने कहाँ कहाँ पर खर्चा किया है। इट मीन्स मैं इंडिविजुअली खर्च दिखा सकता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल बताया मैंने, परचेज की प्राइस, वो मुझे पता है कि मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी है। इंश्योरेंस मैंने कराया, वो मुझे पता है कि मैंने किस किस यूनिट का कराया है। मैंने यानी क्या क्या, इंश्योरेंस दिया, मैंने ट्रांसपोर्ट चार्ज दिया। अब प्लीज अंडरस्टैंड करना, अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि कॉमन खर्चे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। अब मैं ट्रांसपोर्ट का खर्चा जब एलोकेट करूंगा तो मैं कहूँगा 1000 यूनिट में 1000 यूनिट मान लीजिए मैंने लेके आया हूँ, तो मैंने इसमें खर्चा एलोकेट कर दिया, बहुत इजीली कर दिया। बट अगर मान लीजिए उस ट्रक में मैं सिर्फ 1000 यूनिट के अलावा बाकी और चीज़ भी लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं बॉडी लेके आ रहा हूँ एसी की, जैसे मैं कॉइल लेके आ रहा हूँ एसी की, मैं रिमोट लेके आ रहा हूँ एसी का, एंड सो ऑन, बहुत सारा सामान लेके आ रहा हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट कितना चार्ज करूँ। तो वही कहता है कि अगर वो ट्रेसेबल है, अगर वो कॉस्ट में ट्रेसेबल है पर यूनिट, तो हम उसमें ऐड बैक कर देंगे। बट अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो हम टोटल लेवल पर हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट मीन्स हमारे दो तरह के खर्चे हो गए। जो भी हमारा खर्चा ट्रेसेबल होगा हम उसे यूनिट में चार्ज कर लेंगे, जो खर्चा ट्रेसेबल नहीं होगा हम टोटल करके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स में चार्ज कर लेंगे। इस तरह हम कहते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट का एस्टिमेशन होता है। एंड दीज आर दी मटेरियल कॉस्ट, क्या क्या मटेरियल के लगेगा, ये हमारा एस्टिमेशन का पार्ट था। ठीक है जी। तो अगर हमें कोई भी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें ये सारी चीज़ें आती हों। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं बुक से, समझ लेते हैं कि हमने यानी क्या क्या इसके नोट्स लिखने हैं। दिस इज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट एलिमेंट्स। सबसे पहले कहता है मटेरियल कॉस्ट, हम इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कहता है मटेरियल कॉस्ट यूजुअली इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होगा, ऑल कॉस्ट रिक्वायर्ड
टू ब्रिंग द मटेरियल टू द प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन। हमने कहा हम मुंबई से पंजाब लेके आए, प्रेजेंट कंडीशन में लेके आना, प्रेजेंट लोकेशन में लेके आना, एक तो खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। दूसरा वो कहता है कि प्रेजेंट कंडीशन में लेके आना है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें, दैट मीन्स उसे हम फिट टू यूज बना सकें, कि हम उसका इस्तेमाल इजीली कर सकें। वही कहता है दूसरी चीज। तो कहता है कि मटेरियल कॉस्ट यूजुअली इंक्लूड्स, मटेरियल कॉस्ट में वो सब चीज जुड़ जाती हैं, सारी कॉस्ट जुड़ जाती हैं जो एक मटेरियल को प्रेजेंट कंडीशन में, यूजेबल कंडीशन में लेके आती हैं, या प्रेजेंट लोकेशन में जहां उस मटेरियल का यूज होगा उस लोकेशन पर लेके आती हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट मटेरियल में जुड़ जाएगी। दूसरी चीज और क्या जुड़ता है मटेरियल में, कहता है कि मटेरियल रिसीप्ट इज वैल्यूड, जो भी मटेरियल का परचेज प्राइस है, जैसे हमने कहा हमारा मटेरियल का जो परचेज प्राइस होगा वो प्लस उसमें क्या क्या जुड़ जाएगा, उसके अंदर जो ड्यूटीज होंगी या टैक्सेस होंगे, जो टैक्सेस होंगे वो जुड़ेंगे उसके अंदर। कोई फ्रेट इनवर्ड, अगर आपने कोई किराया दिया है, ट्रांसपोर्ट दिया है, वो जुड़ जाएगा उसके अंदर। इसी तरह कोई इंश्योरेंस करवाया अगर उसने आपने मटेरियल का, तो वो जुड़ जाएगा उसके अंदर। और इसी तरह के कोई डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल खर्चे होंगे जो कि प्रोक्योरमेंट करने के लिए जरूरी थे, वो सारे के सारे उसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज वो कहता है कि अगर नॉर्मल लॉस होता है, मान लीजिए नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस किस वजह से हो सकता है, इवेपोरेशन की वजह से हो सकता है। जैसे हमने कहा टायर जलाया, टायर जलाने की वजह से क्या हुआ, वो 100 किलो का जो टायर था वो लिक्विड फॉर्म में जब रहा तो वो सिर्फ मान लीजिए 80 लीटर या 80 किलो का रह जाता है, देन इट्स इवेपोरेशन। जैसे हमने कहा हम गैस भरते हैं, तो गैस भरते समय क्या होगा, कुछ गैस हवा में उड़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल आउटपुट निकलेगा वो उतना आउटपुट नहीं होगा। इसी तरह हमने एग्जांपल लिया पानी का, पानी का टैंकर है, तो जब आप टैंकर भरोगे तो पानी निकलेगा, टैंकर जब आप खाली करोगे, बांट रहे होंगे उस टैंकर से पानी, तो उसमें से पानी गिरेगा। तो वो कह रहे हैं ऐसा लॉस जो कि श्रिंकेज हो गया, श्रिंक हो गया या इवेपोरेट हो गया, इसी तरह कोई गेन, इलॉन्गेशन हो गया या एब्जॉर्प्शन हो गया, मॉइस्चर हो गया। इसका मतलब जो ऐसा लॉस जो आपका बढ़ गया, गेन हो गया, जैसे मैंने कहा था कि जो हमारा जो रबड़ थी, रबड़ क्या होगा, गलाने के बाद क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होने के बाद उसे जैसा हम फ्लेक्सिबल हो गया, जब फ्लेक्सिबल हो गया तो हम उसे जैसा चाहें उसे ऐसे मोल्ड कर सकते हैं, जैसा चाहें हम उसको वैसे यूज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जहां हम नॉर्मली उस रबड़ को मान लीजिए 10 रुपए का बेच रहे थे, लिक्विड फॉर्म में उसे नई चीज बनाने के बाद उसे 10 की जगह हम अलग फॉर्म दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि इसकी वजह से हमें एबनॉर्मल गेन भी पॉसिबल हो सकता है। नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं, ऐसा लॉस जो कि हमारे बस में नहीं है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज अनकंट्रोलेबल। कहता है बिफोर द मटेरियल इज रिसीव्ड इज एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियल कॉस्ट, उसे हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट में जोड़ देंगे क्योंकि वो नॉर्मल है, पर कितना, टू द एक्सटेंट दे आर नॉर्मल, जितना वो नॉर्मल है उतना हम उसे कॉस्ट में जोड़ देंगे विद कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट इन क्वांटिटी। एडजस्टमेंट इन क्वांटिटी कैसे की थी हमने कहा हमने 100 क्वांटिटी खरीदी, मान लीजिए 1000 रुपए की, एक क्वांटिटी 10 की होगी। अगर मान लीजिए हमें 20 का नुकसान हो जाता है, 20 का अगर नुकसान हो गया तो हमें कितनी क्वांटिटी बच गई, 80 क्वांटिटी बच गई। तो अब अभी हम पहले कितना जोड़ रहे थे, इनटू में 10, हम 10 रुपये पर कॉस्ट जोड़ रहे थे। अब हम कह रहे हैं हमारे को जो 1000 रुपये पड़ा है वो सिर्फ 80 यूनिट का पड़ा है, तो अब कितना जोड़ेंगे, अब हम 12.5 रुपये पर यूनिट कॉस्ट में जोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें 2.5 रुपये जो हुआ है ये नॉर्मल लॉस की वजह से हमारे को ऐड बैक करना पड़ रहा है अपनी कॉस्ट में। तो कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में एडजस्टमेंट करके उसे ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल कौन होगा तो उसे लेस कर देंगे। आगे कहता है, अगला पॉइंट कहता है कि मटेरियल कॉस्ट आर असाइंड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल क्वांटिटी कंज्यूम्ड हुए ट्रेसेबल। अगर मान लीजिए हमें पता है कि हमें इतनी क्वांटिटी पर इतना खर्चा किया है, अगर हमें क्वांटिटी ट्रेसेबल है कि मान लीजिए अगर हमने कोई क्वांटिटी खरीदी है, जैसे रॉड खरीदी, रॉड पर कितना खर्चा हुआ तो मुझे पता है, बट मैंने इंश्योरेंस पे किया है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है, उसके अंदर डिसाइड करना मुश्किल होगा कि रॉड के लिए कितना पे किया मैंने, और मैंने यानी उसका भार कवर लेने के लिए कितना किया, रिमोट के लिए कितना खर्चा किया, इट्स डिफिकल्ट। तो वो यही कह रहा है कि अगर ट्रेसेबल है तब तो उसे डायरेक्ट उसे ऐड कर दो, बट अगर वो ट्रेसेबल नहीं है, अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो उसे क्वांटिटी के बेसिस पर आप जो भी लगता है उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स टेक्निकल नॉर्म्स और एस्टिमेट्स में बी टेकन एज वेयर द बेसिस वेयर द क्वांटिटी कंज्यूम्ड कैन नॉट बी ट्रेस्ड। तो उसमें आप बेसिस ले सकते हो, जैसे मैं कहता हूं कि हमारे यानी 100 यूनिट है, यूनिट के हिसाब से डिसाइड कर लो, या आप पूरा यानी जो टोटल चार्ज हुआ उसके चार्ज में कोई भी बेस मान के आप उसमें खर्चा कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सारा प्रोडक्शन बन रहा है, सारा प्रोडक्शन हो रहा है, अब मैं यानी जो रॉड है उसमें कितना चार्ज करूं, मैं जो उसका बाहर का कवर बन रहा है उसमें कितना चार्ज करूं, जो रिमोट बन रहा है उसमें मैं कितना चार्ज करूं, ये डिफिकल्ट है। तो वही कहता है कि आप ये देख लीजिए कि फैक्ट्री का एरिया कितना है, फैक्ट्री का एरिया कितना है और कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया यूज कर रहा है, आप उसका रेंट उस हिसाब से बांट लीजिए। तो वही कह रहा है कि आप कोई सा भी बेस इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
अगला कहता है कि जो नॉर्मल लॉस और जो स्पॉइलेज होती है मटेरियल की प्रायर टू रीचिंग द फैक्ट्री, फैक्ट्री में पहुंचने से पहले जो लॉस होंगे, वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड इज एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ मटेरियल नेट ऑफ अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम सप्लायर, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। इट मीन्स वही कहता है कि मान लीजिए हमने क्या 1000 यूनिट लेके परचेज की, बट जहां हमें एक्चुअली में उसका यूनिट में प्रोडक्शन करना है, जैसे हमने अभी केस में देखा कि हमारे पास 100 यूनिट थी, 10 रुपए की एक थी, 1000 रुपए थी। मान लीजिए 20 यूनिट रास्ते में खराब हो जाती है, तो हमारे पास पहुंची कितनी, 80। तो ये कह रहा है कि जो ये लॉस हो रहा है 20 यूनिट का, इसके ऊपर हम कस्टमर का बर्डन इसके डाल देंगे। कैसे, प्राइस को बढ़ाकर, इसकी कॉस्ट को इसमें ऐड करके। तो ये कह रहा है कि प्रायर, लेकिन फैक्ट्री में पहुंचने से पहले, उसके बाद अगर कोई लॉस होता है, मान लीजिए क्या हुआ, फैक्ट्री में आने के बाद कोई अगर लॉस होता है, हम उसे ऐड बैक नहीं करेंगे। आगे कहता है कोई फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज होगा तो जो ट्रांजैक्शन के टाइम पर होगा वो तो हम ऐड कर लेंगे, वो तो हम अपनी कॉस्ट में जोड़ लेंगे। बट अगर वो ट्रांजैक्शन के बाद होता है और पेमेंट के टाइम पर होता है या पेमेंट के बाद होता है, तो वो हमारा मटेरियल का कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। वो कहता है फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल इज कन्वर्टेड एट द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी वो एड बैक हो जाएगा। एनी इन द एक्सचेंज रेट till payment or otherwise will not form part of the material cost। आगे कहता है कि मटेरियल कॉस्ट में जो एबनॉर्मल स्क्रैप होता है या डिफेक्टिव्स होता है, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होता है, नॉट बी इंक्लूडेड इन द मटेरियल कॉस्ट, उसे मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है, एक एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो कि अवॉइड किया जा सकता था, जिससे बचा जा सकता था, बट कहीं ना कहीं किसी की गलती की वजह से वो लॉस हुआ है, जो कि हमारा कंपटीटर नहीं कर रहा होगा, इसलिए हम उसे अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे और हम अपना कॉस्ट उससे नहीं बढ़ाएंगे। बट ट्रीटेड एज अ लॉस, उसे लॉस मान लिया जाएगा। और गिविंग क्रेडिट टू रिलाइजेबल वैल्यू, इट मीन्स लॉस अगर कितने का बिकता है उतना कम करके उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया जाएगा। अगला कहता है मान लीजिए मटेरियल का आप पार्ट बाहर से बनवाते हो, जैसे आउटसोर्स कहते हैं। बाहर से बनवाने का मीनिंग आउटसोर्स करना, आपने खुद नहीं बनाया, किसी और को बोल दिया। जैसे मैंने कहा था रिमोट हम क्या कह रहे हैं, बाहर से बना रहे हैं। कंट्रोल पैनल, जो उसका कंट्रोल पैनल है वो बाहर से बनवा रहे हैं। जब कंट्रोल पैनल बाहर से बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बाहर वाले को हमें उतना पैसा देना होगा, और जब हम उस आउटसोर्सर को, जितना भी थर्ड पार्टी को हम जितना पैसा देंगे, वो भी हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। कहता है व्हेन मटेरियल इज प्रोसेस्ड और पार्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड बाय द बायर। जैसे बायर कहता है हमें उसके हिसाब से बनाना है, हमने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया कि आप हमारे लिए ये चीज बना दीजिए। द प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस पेएबल टू थर्ड पार्टी इज ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है जी। अब मान लीजिए हम एसी बना रहे हैं, एसी में जो मटेरियल है हमें बाहर से चाहिए, बट कुछ मटेरियल ऐसा है जो हम खुद अपने इन हाउस बनाते हैं, हमारे पास उसकी फैसिलिटीज है, हम मटेरियल अंदर से बना सकते हैं। जब हम मटेरियल बना सकते हैं तो उसको बनाने में जो हमारा खुद का खर्चा होगा वो हम उसमें सब ऐड कर देंगे। बट उसके अंदर जो कहाँ तक का खर्चा, सिर्फ जो फैक्ट्री तक का खर्चा होगा, प्रोडक्शन तक का जो खर्चा होगा, सिर्फ वो जोड़ेंगे। इट मीन्स ना हम उसमें एडमिन खर्चा जोड़ेंगे, ना ही हम उसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट जोड़ेंगे, ना ही हम उसके अंदर कोई सेलिंग एंड मार्केटिंग खर्चा जोड़ेंगे। कहता है सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ओनली। इट मीन्स जो भी फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में इन हाउस जो भी आप मटेरियल बना रहे हो, इनपुट मटेरियल बना रहे हो, जिसका आप इस्तेमाल करोगे यानी फाइनल गुड्स को बनाने में, वो ये कहता है अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाते हो तो सारा का सारा उस अपनी कॉस्ट में जोड़ देंगे, प्रोवाइडेड कि वो सिर्फ फैक्ट्री तक का खर्चा हो, फैक्ट्री के बाहर का खर्चा उसमें नहीं जुड़ेगा। जैसे सेल करने के लिए आपने खर्चा किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा, आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया, ऑफिस को एडमिन करने के लिए, वो नहीं जुड़ेगा। इस तरह कोई आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो नहीं जुड़ेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि फैक्ट्री तक इन प्रोडक्शन करते समय अगर आपका जो भी इन हाउस खर्चा आ रहा है वो भी हमारी कॉस्ट में जुड़ जाएगा। इट मीन्स अल्टीमेटली अगर देखें तो ये हमारा फाइनल है कि जो परचेज प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, इंश्योरेंस चार्ज है, जो भी टैक्सेस हैं, नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल गेन माइनस करके, इसी तरह जो इन हाउस अगर हम कोई बना रहे हैं तो वो खर्चा जुड़ जाएगा, अगर हम कोई बाहर से बना रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं तो जुड़ जाएगा, अगर कोई फ्लक्चुएशन रेट, हमने कोई इंडिया से बाहर से कोई सामान मंगाया जिसकी वजह से नहीं, एक्सचेंज रेट अगर हमें पे करना ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऐड होगा, ऑन द डेट आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऐड नहीं होगा, वो हमारा सारा का सारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो ट्रेसेबल होंगे, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो ट्रेसेबल नहीं होंगे। जो ट्रेसेबल होंगे उन्हें तो हम जिस खर्चे के लिए हुआ है उसमें ऐड कर देंगे, बट जो ट्रेसेबल नहीं होंगे उन्हें कॉमन कोई बेस मानकर उसे एलोकेट कर दिया जाएगा। इससे हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट
कर सकते हैं। इस पर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है जी। तो आज हमने देखा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं और मटेरियल की कॉस्ट का क्या कंपोनेंट है, मटेरियल की कॉस्ट कैसे कंप्यूट की जाती है, मटेरियल की कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।